हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस इज साइट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द कंपनीज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टाइप्स ऑफ द कंपनीज। तो कंपनीज को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, on the basis of liability, on the basis of nationality, on the basis of number of members and on the basis of ownership. जब हम बात करते हैं on the basis of incorporation, so the companies can be classified in 3 categories. The first one is the statutory companies, second one is the registered companies and the third one is the chartered companies. तो अभी इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Statutory companies, these are the companies which are created special act of the parliament or the state legislature, that is the Reserve Bank of India or the State Bank of India and the Life Insurance Corporation. These are mostly concerned with the public utilities, that is the railway, transport, electricity companies and the enterprise of the national इम्पॉर्टेंस। सो द स्टूडेंट्स, स्टैचुरी कंपनीज कौन सी होती हैं? अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में पढ़ें तो विच इज़ क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे कि आरबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सभी हमारी स्टैचुरी कंपनीज में आती हैं और ये सभी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जैसे रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई और ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई, ये सभी हमारी स्टैचुरी कंपनीज के अंदर आएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज, दीज आर द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और विच आर रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द अर्लियर कंपनीज एक्ट आर कॉल्ड द रजिस्टर्ड कंपनीज। सो स्टूडेंट्स, जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, दीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी की कैटेगरी में कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सभी हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज में आएंगी। थर्ड स्टूडेंट्स, देखते हैं चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज इस्टेब्लिश एज ए रिजल्ट ऑफ द चार्टर ग्रांटेड बाय द किंग और क्वीन ऑफ ए कंट्री, इट इज नोन एज ए चार्टर्ड कंपनीज। द चार्टर इशूड गवर्न देयर फंक्शनिंग, इन अदर वर्ड्स द क्राउन इन द exercise of the royal prerogative has the power to create the corporation by the granted of a charter to persons assenting to be incorporated. For example, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो किसी कंट्री की किंग और क्वीन के द्वारा क्रिएट की गई हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी हमारी चार्टर्ड कंपनीज के अंदर आएंगी। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंकॉर्पोरेशन हमने तीनों कंपनीज को वन बाय वन डिस्कस किया। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। So students, on the basis of liability, company can be 3 types. The company is limited by the share, company is limited by the guarantee and the company is unlimited liability. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है? Where the liability of the members of a company is limited to the amount unpaid on the shares, such a company is known as a company limited by shares. So students, जहाँ पर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो उनकी अनपेड वैल्यू तक, जो उनके शेयर्स हैं, जिन्होंने जितने शेयर उन्होंने कंपनी में ले रखे हैं, उस पे उनकी जो अनपेड वैल्यू है वहाँ तक उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसमें से उसने 8 रुपीज़ पे कर दिए हैं और 2 रुपीज़ अनपे हैं, तो उसकी लाइबिलिटी केवल 2 रुपये, जो उसने पे नहीं करे हैं, वहाँ तक ही लिमिटेड होगी। उसके बाद होता है कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी। इन ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट he has voluntarily undertake to contribute to meet any deficiency at the time of his winding up. तो स्टूडेंट्स, कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है वहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है मेंबर की, वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ द वॉलंटरी अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, यानी कि जितनी गारंटी उसने दी है, जितने की गारंटी उसने दी है उस अमाउंट तक उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। थर्ड होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, अनलिमिटेड। जहाँ पर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे इन केस ऑफ ए कंपनी एवरी मेंबर इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, इट इज़ एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। जैसे आपने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा होगा, वहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उन सब की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमने सभी कंपनी को वन बाय वन डिस्कस किया। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी एंड द फॉरेन कंपनी। जैसे स्टूडेंट्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और विच आर कंसिडर्ड डोमेस्टिक कंपनी। जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर हुआ है वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया हुआ है उन सभी को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। Next students, on the basis of number of members. So on the basis of number of members, there can be the two types of companies, private company and the public company. Private company means a company which by its articles restrict the right to transfer shares. तो एक private company अपने shares को publicly transfer नहीं कर सकती है. Limit the number of its members minimum 2 and the maximum number of members 50. तो जहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 होते हैं। प्रोवाइड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। पब्लिक को इन्विटेशन देने के लिए वो प्रोहिबिट करती है, उनको रोकती है। तो ये सभी प्राइवेट कंपनी के अंदर तीनों फीचर्स होते हैं। उसके बाद आती है हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इट इज़ इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इट यूजुअली बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा ही होगा, प्रोस्पेक्टस बेसिकली होता क्या है, इट इज़ ए इन्विटेशन। एक तरह का ये इन्विटेशन होता है जो पब्लिक को भेजा जाता है जिससे कि वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकें। तो प्राइवेट कंपनी ये प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 पर्सन्स टू फॉर्म एंड नो मैक्सिमम लिमिट टू एज टू इज मेंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो स्टूडेंट्स, पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 7 होते हैं एंड देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम नंबर की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है। सो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखेगी। Next students, on the basis of control and the ownership. So on the basis of control and the ownership, there can be 3 types of companies: holding company, government company and the one man company. तो holding company क्या होती है? A company, it is known as the holding company of another company if it has control over the other company. A company becomes a holding company of another if it can appoint or remove all or मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द लेटर कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जिसका किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। तो एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कैसे बन सकती है? अगर वो अपॉइंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है किसी डायरेक्टर को, दूसरी कंपनी के डायरेक्टर को वो क्या कर सकती है? अपॉइंट भी कर सकती है और उनको हटा भी सकती है। तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इफ़ इट इज़ होल्ड मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द लेटर। अगर किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल का मोर देन 50% उसके पास है, यानी कि 51% अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है किसी कंपनी के पास, तो वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इफ़ इट कैन एक्सरसाइज मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द लेटर। अगर किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी की मोर देन 50% वोटिंग पावर है तो उस केस में भी वो कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। सो ए कंपनी इट इज़ नॉन एज ए सब्सिडरी कंपनी व्हेन द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द लेटर। अगर एक होल्डिंग कंपनी का पूरा कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी के ऊपर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो दूसरी कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। एक गवर्नमेंट कंपनी इट इज़ वन इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और पार्शली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक BHEL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
सेल, जिसको हम सेल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अगर किसी भी कंपनी के पास, एक गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसके पास 51% से कम नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर किसी कंपनी के 51% से कम नहीं है पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल कर रखा है, गवर्नमेंट ने के पास शेयर होल्डिंग है 51% शेयर्स की, ठीक है, किसी भी कंपनी के, आइदर इट इज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। यानी कि उस कंपनी में 51% की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी है या स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है, ठीक है, या फिर दोनों ने मिलके ले रखी है, तो वो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तीसरा है हमारा वन मैन कंपनी। तो दीज आर द कंपनीज इन विच वन मैन होल्ड the whole of the share capital with a few extra members holding the remainder who may be his relations or the nominees। तो वन मैन कंपनी में क्या होता है, सारा जो कंट्रोल होता है वो एक सिंगल पर्सन का होता है, उसके पास सारी शेयर कैपिटल होती है और वो सारे डिसीजंस ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने सारे जो पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए हैं। सो आई होप कि ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। In case you have any problem, then you can text me, and in the next lecture we will discuss about the difference between the public company and the private company. So students, milte hain in the next video for the new topic. So till then, take care and bye bye. And the one more thing, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर के आ सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, till then, bye.